अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस थी उसके अंदर हमने अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड एक फुल फ्लैज ऐसे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उसके मल्टीपल पार्ट्स के अंदर उसका हमने सॉल्यूशन किया था। तो उससे हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को तीन बड़े बेनिफिट हुए। नंबर वन तो ये पता चला कि एक अगर ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से रीड करके उसको एनालाइज करके उसकी किस तरीके से अपनी पिक्चर उसकी पिक्चर अपने जहन में बनानी है। सेकंड, उसका सॉल्यूशन हमने किया था तो उससे बेनिफिट हुआ कि उसको सॉल्व किस तरीके से करना ये पता चला। और थर्ड जो सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ पे बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हमारे जो लेक्चर्स थे या जो क्लासेस थे वो उन्होंने नहीं ली थी। तो वहाँ पे जो हमने टॉपिक्स या जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे तो वो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन करते हुए उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लिया था हर एक कॉन्सेप्ट को। तो अगर कोई वहाँ पे क्लास अटेंड नहीं कर सका था या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था या कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था उसे तो यहाँ पे उसको कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल गया था। तो इसीलिए हमने आगे इसको कंटिन्यू किया है और अब हम एक और ऐसे बेस क्वेश्चन देख रहे हैं और ये ऐसे बेस क्वेश्चन रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट्स से। तो यहाँ पे अगेन हम इसके क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करेंगे और फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे लेकिन मल्टीपल वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, इसकी पिक्चर बनाते हैं और फिर उसको रिक्वायरमेंट पे जाके सॉल्व करते हैं वन बाय वन। एक हमारे पास कंपनी है मेरीटाइम लिमिटेड। Maritime Limited purchased a machine on May 1st, 2012 with a price of 934,000। Maritime Limited ने 1 मई 2012 को एक मशीन परचेज की $934,000 की। फिर पेड 18,000 फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जब वो मशीन सप्लायर से हमारे पास पहुंच रही थी तो हमें डर था कि कहीं डैमेज हो जाए तो प्रॉब्लम होगी, तो हमने उसका ट्रांजिट में इंश्योरेंस करा लिया। ये इंश्योरेंस ज़रूरी था, नहीं कराते और डैमेज हो जाती तो हमारी मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकती थी। अच्छा, फिर $50,000 फॉर प्रिपेयरिंग द साइट टू बी यूज फॉर मशीन। जिस जगह पे मशीन को रख के हमने चलाना था उस जगह को प्रिपेयर करना जरूरी था। अगर हम उसको प्रिपेयर नहीं करते मशीन वहाँ पे नहीं चल सकती थी, तो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती। तो ये 50,000 हमने वो साइट प्रिपेयर करने के लिए लगाए। एंड रिसीव $2,000 फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप एंड स्टील द कंपनी गॉट फ्रॉम द साइट दैट वाज प्रिपेयर्ड। जो साइट प्रिपेयर करने के लिए हमने $15,000 लगाए थे, जब वो साइट प्रिपेयर हुई तो उसमें से जो भी हमें स्क्रैप मिला, स्टील मिला, या फिर इन शॉर्ट में उसको लोकल जबान में कहूँ तो जो हमें रद्दी मिली, जब हमने उसको सेल किया तो उसको सेल करने से हमें $2,000 रिसीव हुए। ठीक है। अच्छा, तो एक तो हमें यहाँ पे ये बात पता चल जाती है कि ये सारी बात जो है वो मशीन की इनिशियल कॉस्ट से रिलेटेड है कि मशीन को इनिशियल किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ये उसका डेटा है। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। The estimated salvage value of the machine is $100,000 and estimated useful life is 5 years। Salvage value $1,00,000 है, life 5 years है। The machine is estimated to be used for 4,500 hours in its entire life with the following usage pattern। पूरी जो लाइफ है 5 साल, उसके अंदर ये 4,500 घंटे हमें लगता है कि चलेगी। जिसके अंदर हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर में 1,000 आवर्स, सेकेंड में 1,500, फिर 500 और 1,500 आवर्स, मतलब 4 इयर्स के अंदर इसके ये जो 4,500 आवर्स है हमें लग रहा है ये पूरे हो जाएंगे। और 5th ईयर के अंदर ये मशीन शायद हमें ऐसा लगता है कि नहीं चले, मतलब 4 ईयर से ये कम्प्लीटली यूज हो जाएगी। यूजेज के बेसिस पे हमें ऐसा लग रहा है। Maritime Limited uses 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड लिया है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पता होता है, वो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। बस जहाँ पे भी वो देखते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड डीडीबी करके ही आ रहा होता है, तो उनको ये बात पता ही नहीं होती कि भाई ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता क्या है। और उसको 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ये भी कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता। और कुछ को तो ये बात नहीं पता होती कि इसकी कुछ वेरिएशंस भी यूज हो सकती हैं और एग्जाम में आ भी सकती हैं, जैसे कि 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसी तरीके से 250% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो ये इसकी वेरिएशंस होती है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है इसको हम ये डबल डिक्लाइनिंग कहते क्यों है। क्योंकि देखिए, जब भी हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन के लिए परसेंटेज यूज करते हैं। वो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय लाइफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 5 इयर्स लाइफ है तो मेरे पास ये आ जाता है 20%। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर मैं इस 20% को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, यानी कि इन शॉर्ट इस परसेंटेज को मैं डबल कर देता हूँ, तो ये परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बन जाती है 40%। ये परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास बन जाती है 40%। ठीक है, तो इसलिए इसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो परसेंटेज है हम उसको डबल कर देते हैं। या फिर हम इसको 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको 200% से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर 20% को 200% से भी मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 40% ही आएगा, क्योंकि 200% का मतलब ही है 2। ठीक है, तो इसीलिए जो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है उसको 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो अब मैंने 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्यों लिया है, ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि अगर वो आपको कहीं पे 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड देता है तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगी। मतलब तरीका तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय लाइफ करके जो 20% आया है इसको आप 200% से नहीं बल्कि 150% से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 30% आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों को नहीं पता होता, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि अगर 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ रहा है तो वैसे ही 1 डिवाइडेड बाय लाइफ करके परसेंटेज निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 या 150% से। ठीक है, अच्छा, बहरहाल इसके बाद ये आगे कह रहा है कि एंड मंथली कन्वेंशन टू कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर एनी मशीन परचेज। इसके बाद ये कहता है कि भाई हम जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मंथली कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मंथली कन्वेंशन हमारे पास वन ऑफ द कन्वेंशन है जो कि कंपनी यूज करती है, जैसे कि फुल ईयर कन्वेंशन है, हाफ ईयर कन्वेंशन है, क्वार्टरली कन्वेंशन है, मंथली कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के थ्रू हम अपने पास फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं हाफ ईयर कन्वेंशन यूज करता हूँ तो जिस ईयर के अंदर मैंने मशीन परचेज करके यूज करना स्टार्ट की उस ईयर के अंदर मैं सिर्फ हाफ ईयर का परसेंटेज सॉरी हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ। रिमेनिंग हाफ ईयर का हमारे पास जो लाइफ है वो एंड होने के बाद उससे नेक्स्ट ईयर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसी तरीके से क्वार्टरली और मंथली के अंदर मैं क्या करता हूँ कि जिस ईयर में मैंने मशीन परचेज करके यूज करना शुरू की है तो जो मंथ ऑफ परचेज है प्लस उसके बाद जितने मंथ्स मैंने ईयर एंड तक मशीन यूज की है उन सिर्फ उन्हीं मंथ्स का मैं फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूँ। और मंथ ऑफ परचेज से पहले के जो मंथ्स हैं मैं उसका डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ परचेज के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि लाइफ एंड होने के बाद रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मशीन परचेज की है मई 1 2012 को, तो जब मैंने मई 1 में मशीन परचेज करके यूज करना शुरू की होगी तो मई से लेके मैंने दिसंबर तक मशीन यूज की होगी, मतलब कि 8 मंथ्स। और इससे पहले के जो 4 मंथ्स है उन 4 मंथ्स में मशीन यूज नहीं की होगी। तो अगर मैं मंथली कन्वेंशन यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर 2012 के अंदर 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए। और बाकी जो रिमेनिंग फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चला जाएगा, वो जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे मशीन के 5 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लूंगा तो 6 ईयर में जाके जो रिमेनिंग 4 ईयर्स है उनका डेप्रिसिएशन सॉरी रिमेनिंग 4 मंथ्स है उनका डेप्रिसिएशन मैं 6 ईयर में रिकॉर्ड करूंगा। तो मंथली कन्वेंशन हमारे पास क्या कहती है कि जितने मंथ्स आपने मशीन को यूज किया है ईयर ऑफ परचेज के अंदर सिर्फ उतने मंथ्स का उस ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो और जितने मंथ यूज नहीं किया उसका लाइफ एंड होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जाके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। अच्छा, अब नॉर्मली ये मंथली कन्वेंशन का क्वेश्चन हमारे पास सीए में यूएसए के अंदर नहीं आता, अदर क्वालिफिकेशन में आ सकता है, यहाँ पे नॉर्मली नहीं आता। अब अगर नहीं आता तो मैंने क्यों लिया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि देखो हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो एक सबसे मेजर मिस्टेक करते हैं फिक्स एसेट्स के क्वेश्चन के अंदर, और वो ये कि यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है डेट्स उनको वो इग्नोर कर देते हैं। फिक्स एसेट का क्वेश्चन जब भी आपके पास है सबसे जरूरी चीज है डेट्स, और डेट के अंदर भी सबसे जरूरी डेट आपके पास फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है
30 अप्रैल को। ईयर एंड ही हमारे पास 30 अप्रैल को हो रहा है, और मशीन कब परचेज की है? May 1 को। मतलब कि मशीन मैंने 4th मंथ के बाद 5th मंथ के स्टार्ट पे परचेज नहीं की है, मैंने 30 अप्रैल को अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पे ही मशीन परचेज की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मंथली कन्वेंशन का काम ही नहीं है। मंथली कन्वेंशन का काम उस वक्त होता है जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी मंथ के अंदर मैंने मशीन परचेज की होती। यहाँ तो मैंने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट में ही मशीन परचेज की है, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैंने मशीन परचेज की है। तो यहाँ पे तो पूरे 12 मंथ्स का, यानी कि पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्स्ट ईयर से लेके एंड तक। तो ये बात भी आपने देखना है कि वो अगर मंथली कन्वेंशन आपको बोल रहा है तो कहीं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। यहाँ पे मंथली कन्वेंशन मैंने कहा है तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कहा था, क्योंकि आप अगर इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कंसिडर नहीं करते तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो मंथली कन्वेंशन उसने कहा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल को और हमने मशीन उसके नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ही परचेज की है, तो फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमने एक मरतबा पढ़ लिया, आपने 2-3 मरतबा पढ़ना है, उसको एनालाइज करके उसकी पिक्चर बनानी है। अब इसकी हम एक पिक्चर बना लेते हैं। हमने मशीन परचेज की फर्स्ट में 2012 पे। हमारे पास जो परचेज प्राइस थी $934,000 थी। इंश्योरेंस हमने पे किया इन ट्रांजिट 18,000, 50,000 साइट प्रिपेयर करने के लिए पे किया और 2,000 हमें उससे रिसीव हो गया वापस। ये सारा डेटा इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए, जब मशीन को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो ये सारा डेटा उसकी कॉस्ट के अंदर जाएगा। इसके बाद सेल्वेज वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास यूज होगी क्वेश्चन के अंदर $1,00,000। यूजफुल लाइफ है हमारे पास 5 इयर्स। ठीक है, और ये 4,500 आवर्स अगर मेरा एक्टिविटी मेथड आता है तो उसके अंदर यूज होता है, और ये उसका यूजेज भी मेरे पास आएगा ईयर वाइज। 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ एज कंपनीज डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ये मेरे पास यूज होगा, बाकी मंथली कन्वेंशन का यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर ही नहीं रहा ताकि गलती से भी मेरी नजर इस पे ना पड़े। और ये फाइनेंशियल ईयर मेरे लिए सबसे जरूरी था, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो बन गया या पूरी पिक्चर बन गई। अब मैं जाता हूँ वन बाय वन इसकी रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट को ये कह रहा है, एट व्हाट अमाउंट द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन परचेज्ड ऑन 1 मई 2012। जब मशीन मैंने परचेज की तो उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूं। तो ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मशीन या कोई भी फिक्स एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो सिर्फ उसको कभी भी उसकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि वो सारे खर्चे जो कि मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी थे, और हमने वो सारे खर्चे जो किए हैं जो कि मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी थे, वो सब के सब खर्चे मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो मशीन की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उसके अंदर सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आती, बल्कि ऑल अदर कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द मशीन इन वर्किंग कंडीशन आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे ही कर लेता हूं क्योंकि सिंगल लाइन के अंदर है ये रिक्वायरमेंट, ये मैं यहीं पे ही सॉल्व कर रहा हूं। द मशीन should be recorded when purchased at, किस अमाउंट पे मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, 934,000 परचेज प्राइस प्लस 18,000 ये भी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट प्लस 50,000 ये भी जरूरी था, और ये जो $2,000 जो मुझे रिसीव हुए हैं, ये मेरे पास से गए नहीं है, मेरी कॉस्ट नहीं है, मुझे जो रिसीव हुए हैं ये मेरा गेन नहीं है, ये अमाउंट मेरी इसी मशीन की जो प्रोसेस था इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस अमाउंट को मैं अपने पास गेन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जिस तरीके से जो खर्चे इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया उसकी कॉस्ट मैंने प्लस की है, इस तरीके से जो बेनिफिट मुझे मिला है ये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा एज रिकवरी इन कॉस्ट भी कह सकते हैं या एज सेविंग इन कॉस्ट भी कह सकते हैं।
तो मेरे पास जो मशीन रिकॉर्ड होगी, मेरे पास जो मशीन रिकॉर्ड होगी एट द टाइम ऑफ परचेज, वो रिकॉर्ड होगी, सबका टोटल मैं कर लूंगा, 934 प्लस 18,000 प्लस 50,000 माइनस $2,000, ये बन जाएगा $1 मिलियन। ये मेरे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया। $1 बिलियन, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर उसने कहा था कि जब मशीन को परचेज किया तो किस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑल द कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, वो सारी कॉस्ट के अंदर ऐड होंगी। सबसे पहले परचेज प्राइस, ये तो जरूरी ही होती है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, साइट प्रिपरेशन, इसके अलावा कोई भी अदर खर्चे हैं तो वो सारे यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और अगर कोई हमें इसी खर्चे से रिलेटेड बेनिफिट मिला है तो हम उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, ये हो गया पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड के अंदर वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 5 years। जो हमारे पूरे 5 साल हैं, इस हर ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, ये तीनों अमाउंट मुझे उसे देनी है। सबसे पहली बात किस मेथड के थ्रू देनी है, तो यहाँ पे देखो वो कौन सा मेथड कह रहा है कि कंपनी यूज कर रही है, 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये 4,500 आज भी उसने दिए थे, लेकिन ये कहा नहीं है कि एक्टिविटी मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। ये हो सकता है बाद में कहीं यूज करवा दे, अभी हमने इससे यूज कर कैलकुलेशन करनी है। तो इस मेथड पे जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जैसे चाहो उसको कैलकुलेशन करके फिगर दे सकते हो, ठीक है। ये सारी फिगर्स, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, लेकिन एक जो इसका जनरल मेथड है कैलकुलेशन का, वो एक थ्रू शेड्यूल है। एक शेड्यूल बनता है जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू काम करते हैं। उस शेड्यूल का फायदा क्या होता है कि एक कॉलम के अंदर हर 5 ईयर में से हर एक ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लास्ट कॉलम के अंदर एंडिंग बुक वैल्यू आ जाती है। तो वो शेड्यूल के थ्रू काम करना थोड़ा बेहतर है। तो आपने कोशिश करनी है कि हम कि उसी के थ्रू काम कर लें। पर यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सिर्फ पहले हम डेटा इसका कुछ गैदर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाए। 1 मिलियन की हमारे पास इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, $1 लाख सैलवेज वैल्यू है, 5 years इसकी लाइफ है, 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं बी, और ये हमारे पास है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब शेड्यूल बनाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि जो डेटा हमारे पास आगे रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन के लिए, हम उसको पहले यहाँ पे लिख लें ताकि एग्जामिनर को पता हो आप कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हो। अच्छा, और डेटा से पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप इसका फॉर्मूला लिख लो कि इस मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि हम यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट पे परसेंटेज नहीं लगाते, यहाँ पे हम ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ मशीन, तो मशीन लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि किसकी होगी, ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, और बुक वैल्यू आपको पता है कि कैसे कैलकुलेटेड होती है। सिर्फ मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ कि बुक वैल्यू हमारे पास आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे आई हमारे पास, सॉरी बुक वैल्यू कैसे आएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट मल्टीप्लाई माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चाहे ओपनिंग बुक वैल्यू चाहे एंडिंग बुक वैल्यू हो, हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस वक्त तक का माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो बुक वैल्यू आ गई। डेप्रिसिएशन रेट कैसे आएगा, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट भी रिक्वायर्ड है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट मेरे पास आएगा 1/लाइफ, 1/लाइफ हो गया। और क्योंकि डबल डिक्लाइनिंग 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है,
तो मल्टीप्लाई बाय 150% या 1.5, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन रेट आ गया 30%। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे यहाँ पे जो बुक वैल्यू चाहिए होगी उसके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली थी। मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसेट भी अपने पास लिख लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ द एसेट हमने कितनी कैलकुलेट की थी, $1 मिलियन। एक फिगर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसका आपको यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नजर नहीं आ रहा, वो है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू है $1,00,000। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको सैल्वेज वैल्यू का जिक्र नजर नहीं आ रहा, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर सैल्वेज वैल्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर ईयर प्ले करती है। क्यों प्ले करती है? सैल्वेज वैल्यू को मैं यहाँ पे क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू एक ऐसी अमाउंट है एसेट की कॉस्ट की। एसेट की जो कॉस्ट थी $1 मिलियन, उसमें से सैल्वेज वैल्यू $1,00,000 एक ऐसी अमाउंट है जिसको मैं डेप्रिशिएट नहीं कर सकता। सैल्वेज वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। हमेशा एसेट की जो मैक्सिमम अमाउंट जो हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं वो होती है उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट। एसेट की जो मैक्सिमम अमाउंट हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं वो होती है उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट। और वो कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, उसको माइनस करने के बाद जितनी अमाउंट बचेगी वो डेप्रिशिएट हो सकती है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाता हूँ तो मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को, मतलब कि $9,00,000 जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मेरी यहाँ बनेगी, उसको उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन रेट नहीं लगाता, मैं बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन रेट लगाता हूँ। और बुक वैल्यू आती है हमारे पास कॉस्ट से, मतलब कि मैं डायरेक्ट जो परसेंटेज अप्लाई कर रहा होता हूँ वो टोटल कॉस्ट पे अप्लाई कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे चांस होता है कि ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ द एसेट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आए कि जिसके अंदर जब मैं डेप्रिसिएशन का रेट इस ओपनिंग बुक वैल्यू पे मल्टीप्लाई करूं तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट आए, जब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट को मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल के कॉस्ट में से माइनस करके एंडिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करूं उस ईयर की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, किसी भी ईयर की, तो चांसेस हैं कि किसी ईयर के अंदर मेरी जो एंडिंग बुक वैल्यू है वो सैल्वेज वैल्यू से कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंडिंग बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू से कम कभी भी नहीं हो सकती। एंडिंग बुक वैल्यू हमेशा सैल्वेज वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। जब भी मेरे एसेट की लाइफ एंड हो तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो हमेशा सैल्वेज वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हर ईयर में जब भी मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने के बाद जब एंडिंग बुक वैल्यू निकालूंगा उस ईयर की, तो मुझे ये देखना होगा कि कहीं उस पर्टिकुलर ईयर के एंड की बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू से कम तो नहीं हो रही। अगर कम हो रही है तो मैं उसका डेप्रिसिएशन इस तरीके से परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो और उसकी जो एंडिंग बुक वैल्यू है वो सैल्वेज वैल्यू से कम हो गई तो इसका मतलब मैंने सैल्वेज वैल्यू भी डेप्रिशिएट कर दी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि ओपनिंग बुक वैल्यू में से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देते हैं। ओपनिंग बुक वैल्यू जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में रह गई थी और उसमें से हम सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देते हैं, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू वो एंडिंग बुक वैल्यू है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो जब ओपनिंग बुक वैल्यू में से मैं एंडिंग वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब कि सैल्वेज वैल्यू वो माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ऑटो वो अमाउंट दे देता है जितने से मैं इस एसेट को उस ईयर के अंदर डेप्रिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि अगर ओपनिंग बुक वैल्यू है सपोज $1,20,000, अब मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, 40,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर मैंने 40,000 का डेप्रिसिएशन कर दिया तो एंडिंग बुक वैल्यू हो जाएगी 80,000, जो कि सैल्वेज वैल्यू से कम हो जाएगी। मतलब मैंने 20,000 की सैल्वेज वैल्यू भी डेप्रिशिएट कर दी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि ओपनिंग बुक वैल्यू 1,20,000 में से वो एंडिंग बुक वैल्यू जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब कि सैल्वेज वैल्यू $1,00,000, वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 20,000 की वो मैक्सिमम अमाउंट है जिससे मैं इस ईयर के अंदर डेप्रिशिएट एसेट को कर सकता हूँ। तो सैल्वेज वैल्यू का इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ सबसे ज्यादा यूज है। हर ईयर के अंदर बुक वैल्यू जब भी आएगी, एंडिंग बुक वैल्यू, मुझे देखना है कि कहीं वो सैल्वेज वैल्यू से कम तो नहीं हो रही है।
ठीक है। और सिर्फ ये यूज नहीं है सैलवेज वैल्यू का, सैलवेज वैल्यू का यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। वो क्या कि जब एसेट की लाइफ एंड होगी, 5 साल गुजर जाएंगे, तो 5 साल के एंड में एसेट की बुक वैल्यू एग्जैक्ट उसकी सैलवेज वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम तो नहीं हो सकती, जो कि अभी हमने डिस्कस की, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर लास्ट ईयर के अंदर ओपनिंग बुक वैल्यू थी 1,60,000 और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है 40,000, मैंने माइनस कर दिया तो एंडिंग बुक वैल्यू बच गई 1,20,000, जबकि सैलवेज वैल्यू कितनी है $1,00,000। तो मेरे पास जो एंडिंग बुक वैल्यू है लाइफ के एंड में वो सैलवेज वैल्यू के बराबर तो नहीं हुई। हालांकि एंडिंग बुक वैल्यू हर केस में सैलवेज वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। जब एसेट की लाइफ एंड हो तो उसकी फुली डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए और सैलवेज वैल्यू के बराबर ही बुक वैल्यू आनी चाहिए। तो उस केस के अंदर भी मैं ये करूंगा कि इस परसेंटेज मेथड के थ्रू कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बल्कि जो मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू थी 1,60,000, उसमें से सैलवेज वैल्यू $1,00,000 माइनस कर दूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि भाई लास्ट ईयर में 60,000 से डेप्रिशिएट करना है। जैसे ही लास्ट ईयर में 60,000 से डेप्रिशिएट करूंगा, मेरे पास एंडिंग बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली सैलवेज वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो सैलवेज वैल्यू मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसके दो काम हैं। नंबर वन, हर ईयर की जो एंडिंग बुक वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना है कि कहीं इससे कम ना हो जाए, और नंबर टू, लास्ट ईयर के अंदर मुझे ये देखना है कि एंडिंग बुक वैल्यू इसी सैलवेज वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर। अच्छा, आप देखें ईयर मुझे पता है 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं लिखना। अगर तो जैन से दिसंबर है तो आप चाहो तो सिर्फ ईयर 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, लेकिन अगर इसके बीच का कोई आपको ईयर दिया हुआ है तो बेहतर है आप उसको मेंशन कर दो, ताकि आप उसको ये बता सको कि भाई मैंने इस बात को देख लिया है कि आप क्या ईयर यूज करना चाह रहे थे। ठीक है, मैंने उस बात को कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट ईयर हमारे पास होगा 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013, ये हमारे पास होगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर होगा 2013 से, फिर 14 से, फिर 15 से और फिर 16 से। यहाँ पे होगा 2014 तक, 15 तक, 16 तक और 17 तक। अच्छा, तो सबसे पहले तो ईयर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आप ले लो अपने पास ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू क्या थी फर्स्ट ईयर की? जो ओपनिंग बुक वैल्यू थी वो आएगी आपके पास कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट थी $1 मिलियन, और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं था, तो ओपनिंग बुक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास $1 मिलियन ही आ जाएगी। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट सबके अंदर सेम ही आएगा 30%। थर्ड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया मेरे पास 300,000। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लास्ट ईयर का एंडिंग बैलेंस, उसमें मैं प्लस कर दूं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 0, क्योंकि अब तक कोई डेप्रिसिएशन हुआ नहीं था, प्लस $3,00,000 इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो मेरे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया वो आ गया $3,00,000। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये कैलकुलेशन उसको शो कर दूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और यहाँ पे कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखता चला जाऊँ। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ। फिर बुक वैल्यू कैसे आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
कॉस्ट मेरे पास थी $1 मिलियन माइनस 700,000, बुक वैल्यू मेरे पास आ गई $700,000। ठीक है। अच्छा, अब आगे जाने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। नंबर वन ये कि हमारे पास ये जो बुक वैल्यू आई है, एक तरीका इसका कैलकुलेशन ये था, इसी कैलकुलेशन का ये था कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक और तरीका इसकी कैलकुलेशन का है जो मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, वो ये है कि ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। इस ओपनिंग बुक वैल्यू में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो यही बुक वैल्यू आपके पास एंडिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। 1 मिलियन माइनस 300,000, 700,000 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज वो ये कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से हर ईयर की सिर्फ एंडिंग बुक वैल्यू मांगता तो मैं यहाँ पे अपना शॉर्टकट वाला जो परसेंटेज मेथड है जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था वो अप्लाई कर देता। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ओपनिंग बुक वैल्यू होती है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - डेप्रिसिएशन रेट से। मतलब कि इस $1 मिलियन को अगर मैं 1 - 30% से मल्टीप्लाई कर देता, मतलब 70% से, तो ऑटोमेटिकली एंडिंग बुक वैल्यू मेरे पास आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि उस केस में मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आता। तो ये उसी वक्त होगा जब मुझे मेरे से उसने सिर्फ एंडिंग बुक वैल्यू पूछी है। अगर ये सब पूछा है तो जैसे अभी कैलकुलेशन की वैसे ही होगी। अच्छा, फिर चले जाते हैं सेकेंड ईयर पे। तो फर्स्ट ईयर की जो एंडिंग बुक वैल्यू थी ये सेकेंड ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू बन गई। डेप्रिसिएशन रेट वही 30% है मेरे पास। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा $2,10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा $5,10,000 और एंडिंग बुक वैल्यू आ जाएगी $4,90,000। थर्ड ईयर के अंदर यही एंडिंग बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू बन जाएगी। डेप्रिसिएशन रेट अगेन वही 30% है और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 490,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 147,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा $657,000 और एंडिंग बुक वैल्यू आ जाएगी $343,000। इसके बाद फोर्थ ईयर के अंदर, अच्छा, अब तक किसी भी ईयर की जो एंडिंग बुक वैल्यू है ये अब तक सैलवेज वैल्यू से कम नहीं हुई है। अभी तक सैलवेज वैल्यू से ज्यादा है। अगर कम हो जाती तो मैं इस परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेशन नहीं करता। अच्छा, इसके बाद है 343,000 ओपनिंग बुक वैल्यू बन गई मल्टीप्लाई बाय 30%। ये मेरे पास आ जाएगा 102,900। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा 759,900 और एंडिंग बुक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी $2,40,100। अब देखें, अब तक फोर ईयर के अंदर भी मेरे पास जो एंडिंग बुक वैल्यू है वो सैलवेज वैल्यू से कम नहीं हुई है। ठीक है। अब मैं जाता हूँ लास्ट ईयर पे। लास्ट ईयर पे मुझे काफी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि मेरे पास जो एंडिंग बुक वैल्यू है ना वो सैलवेज वैल्यू से कम हो ना सैलवेज वैल्यू से ज्यादा हो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन रेट से इसका मल्टीप्लाई करके इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। पहले नॉर्मली जैसे हम करते हैं 240 100 मल्टीप्लाई बाय 30%। मैंने करा, मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन इसका 72,030। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया 831,930 और मेरे पास जो बुक वैल्यू आ गई वो आ गई 168,070। अब अगर आप देखो
तो 5th ईयर पे मेरे एसेट की लाइफ एंड हो गई है, और जब लाइफ एंड होती है तो बुक वैल्यू, जो एंडिंग बुक वैल्यू है, हमेशा वो बराबर होनी चाहिए सैल्वेज वैल्यू के, ना सैल्वेज वैल्यू से कम हो सकती है। अगर कम हो गई तो इसका मतलब आपने सैल्वेज वैल्यू को भी डेप्रिशिएट कर दिया, जो गलत है। और ना ही इस सैल्वेज वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। ज्यादा है तो इसका मतलब आपने कम अमाउंट डेप्रिशिएट किया, एसेट की लाइफ पूरी हो गई और पूरी अमाउंट डेप्रिशिएट नहीं हुई, डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो ये भी सही नहीं है। तो आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे एंडिंग बुक वैल्यू $1,00,000 ही आनी चाहिए। तो अगर ऐसा केस है कि आपकी लाइफ एंड हो और ये जो एंडिंग बुक वैल्यू है ये सैलरी वैल्यू से या तो कम है या ज्यादा है, तो उस केस में हमने डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, $240,000 240 ओपनिंग बुक वैल्यू, इसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे इस ईयर के अंदर रिक्वायर्ड है। ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस जो एंडिंग में मुझे बुक वैल्यू चाहिए $1,00,000, जब मैंने इसको माइनस किया तो मुझे ये पता चला कि मुझे इस ईयर के अंदर जो अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है, इस ईयर के अंदर मुझे जो अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है वो है 140-100। अगर मैं इस ईयर के अंदर 140-100 की अमाउंट डेप्रिशिएट करता हूं तो मेरे पास मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा $900,000, और मेरे पास एंडिंग बुक वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 मिलियन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900,000, मेरे पास जो एंडिंग बुक वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी $100,000। ठीक है, और ये जो एंडिंग बुक वैल्यू होगी मेरी, ये एग्जैक्ट बराबर होगी किसके, सैल्वेज वैल्यू के। ठीक है, तो ये मेरे पास था डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सॉरी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का वेरिएशन 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। बुक वैल्यू कैसे आती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेट 1 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 150%, क्योंकि 150% डिक्लाइनिंग था। अगर डबल डिक्लाइनिंग होता मल्टीप्लाई बाय 200%। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए ली क्योंकि ओपनिंग में वही यूज होनी थी। सैलवेज वैल्यू क्यों अपने पास लिखी, क्योंकि हर ईयर में चेक करना है कि इससे कम तो नहीं हो रही है एंडिंग बुक वैल्यू। अगर हो रही है तो इस तरीके से कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, और अगर नहीं हो रही तो जाने दो, लेकिन लास्ट ईयर में आके लाजमी चेक करो, प्रॉपर इसी तरीके से पहले कैलकुलेशन कर लो। अगर बुक वैल्यू सैलवेज वैल्यू से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो फिर हमने ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू करके जो डेप्रिसिएशन आएगा वही इस ईयर में चार्ज करना है। फायदा क्या होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट के। पूरी की पूरी डेप्रिशिएबल अमाउंट आप यहाँ पे डेप्रिशिएट कर चुके होगे, और जब डेप्रिशिएबल अमाउंट पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी तो एंडिंग बुक वैल्यू एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी सैलवेज वैल्यू के। ठीक है, बाकी पार्ट्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।